नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी के राजस्व लेखपाल के परीक्षा रिफ्रेशर की बुक, जो कि यूथ पब्लिकेशन की बुक ने निकाला हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है हम लोग देख लेते हैं ग्राम समाज एवं विकास के। इसमें थ्योरी वाइज चारों पार्ट के दिए गए हैं आयोग द्वारा, जो 8/12/2021 के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार। तो उसमें हम लोग ग्राम समाज एवं विकास को पढ़ रहे थे। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास हो चुका है, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजना एवं प्रबंधन हो चुका है, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ हो चुकी हैं, ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं हो चुका है, और आज जो है ग्रामीण समाज विकास हो गया। इसके बाद आज हम इस वीडियो में ग्राम विकास एवं भूमि सुधार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 7 होगा। ये सारे वीडियो हो चुके हैं, इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, तो आप लोग चैनल पेज पर जाकर प्लेलिस्ट से इसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो ग्राम विकास एवं भूमि सुधार, रूरल डेवलपमेंट एंड लैंड रिफॉर्म क्या है, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। इनसे संबंधित भूमि सुधार से संबंधित योजनाएँ क्या चलाई गई, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए 21/8/2008 को तक भूमि सुधार प्रभाग केंद्र द्वारा प्रायोजित 2 योजनाएं कार्यान्वित कर रहा था, अर्थात भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण और राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाना एवं भूमि अभिलेखों को अद्यतन करना। इसके बाद 21/8/2008 को मंत्रिमंडल ने इन योजनाओं को राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नामक संशोधित योजना में जो है समेकित करने का अनुमोदित किया है। अब राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम क्या है, NLRMP। तो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की संकल्पना एक मुख्य प्रणाली और सुधार हेतु पहल के रूप में किया गया है, जिसका संबंध न केवल भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकृत अद्यतन करने और अनुरक्षण के नामों से विधिमानीकरण से है, बल्कि विशिष्ट स्थल जानकारी होने से विकासात्मक योजना, विनियामक और आपदा प्रबंधन गतिविधियों के लिए व्यापक आंकड़े उपलब्ध होंगे, जिससे मूल संवर्धन होगा और नागरिकों को मूल अभिलेख आंकड़ों के पर आधारित सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, अब कुछ पॉइंट जैसे कि वरासत स्वाभाविक उत्तराधिकार अभियान क्या है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव में उत्तराधिकार को लेकर उपजे भूमि विवादों को खत्म करने के लिए तहसील और जिला स्तर पर भारी भरकम मामले बनाने वाले संपत्ति के मुकदमों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में 2 महीने तक चलने वाले विशेष वरासत अभियान को प्रारंभ किया। ठीक है, जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी इसमें प्रदान किया गया। यूपी सरकार ने जमीनों को लेकर धोखाधड़ी रोकने के लिए नई पहल शुरू की है। राज्य सरकार के सभी तरह की जमीनों के 16 अंकों का एक यूनिक कोड देने जा रही है। अब से राज्य में सभी तरह की जमीनों की अपनी एक खास पहचान होगी। ग्राम विकास एवं भूमि सुधार की एक दृष्टि में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008 में लागू हुआ। देश को समृद्ध बनाने में भूमि सुधार को अपरिहार्य तत्व के रूप में चिन्हित किया गया। समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, जो कि 2009-10 में प्रारंभ किया गया। इसके बाद एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है बंजर भूमि का विकास कर उसे कृषि के उपयोग में लाना। सुखो उन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम DPAP जो है 1973-74 से उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। इसके बाद ग्राम स्तर से ऊपर की ओर, जैसे कि पंचायत, ब्लॉक, तहसील, सर्किल, सब डिवीजन, जिला डिवीजन, राज्य और राष्ट्रीय सीमाएं, प्रशासनिक सीमाएं, वन, जल निकाय तथा भूमि की अन्य विशेषताएं और भूमि उपयोग विवरण तथा अन्य विकासात्मक कार्यों जैसे कि वाटर शेड, सड़क नेटवर्क आदि को कोर GIS के साथ जोड़ा जाएगा। तहसील, तालुक और अथवा सर्किल के तहत स्तर पर भूमि रिकॉर्डों तथा रजिस्ट्रेशन कार्यालयों और भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन केंद्रों के बीच संपर्क को समर्थन दिया जाएगा। ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहकारी समिति तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को जो है भूमि रिकॉर्ड देखने में सुविधा होगी। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, इस कार्यक्रम को चलाने का। तो इसका मेन उद्देश्य था अद्यतन भूमि अभिलेख प्रणाली को उपयोग में लाना, स्वतः स्वचालित नामांतरण, लिखित तथा स्थानिक अभिलेखों का समेकन, राजस्व और पंजीकरण के बीच अंतः संबद्धता। इसके बाद मौजूदा पंजीकरण विलेख और परिकल्पित स्वामित्वाधिकार प्रणाली के स्थान पर स्वामित्व की गारंटी के साथ निश्चय स्वामित्वाधिकार को प्रतिस्थापित करना इसका मेन उद्देश्य रहा था।
अब अगला विकास कार्यक्रम जो चला वो मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP चलाया गया, और यह कार्यक्रम मरुभूमि को बढ़ने से रोकने, मरुभूमि को सूखे से प्रभाव को समाप्त करने, प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन बहाल करने व इन क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता और जल संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से चुने हुए क्षेत्रों में 1977-78 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और यह कार्यक्रम 100% केंद्रीय सहायता के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें केंद्र ही जो है सारा खर्चा वहन करती है। इसके बाद सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो है यह कार्यक्रम सूखे की संभावना वाले चुनिंदा क्षेत्रों में 1973 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था इन क्षेत्रों में जो है भूमि, जल, अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम विकास करके पर्यावरण संतुलन को बहाल करना। कार्यक्रम हेतु वित्त व्यवस्था केंद्र जो है संबंधित राज्य द्वारा 1 अप्रैल 1999 से 75:25 के अनुपात में इसमें किया जाता है। एकीकृत बंजर विकास भूमि कार्यक्रम की बात करें तो यह कार्यक्रम 1989-90 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सामान्यतः उन इलाकों में परियोजनाएं मंजूर की जाती हैं जो मरुभूमि विकास कार्यक्रम या सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आते। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। 1986 में राष्ट्रीय पेयजल प्रौद्योगिकी मिशन नामक योजना की शुरुआत की गई और 1991 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन इसका नाम दिया गया था। ठीक है, 1986 में जो है राष्ट्रीय पेयजल प्रौद्योगिकी मिशन नामक योजना शुरुआत किया गया था और 91 में इसका नाम बदल दिया गया। इसके बाद आया वाटरशेड विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम जो है बाढ़ की अपेक्षा वर्ष पर आश्रित क्षेत्र के सूखे की समस्या, पारिस्थितिक संतुलन, रेतीले मैदान, भूमि आर्द्रता में कमी, जल का अभाव आदि गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए पिछले 3 दशकों में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। सरकार ने श्री हनुमंतराव समिति की अनुशंसा पर, यह आपको समिति याद रखना, श्री हनुमंतराव समिति की अनुशंसा पर जो है सभी क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रमों को एकत्रित कर वाटरशेड विकास कार्यक्रम तैयार किया गया। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन व्यवहारिक रूप से 1995-96 में हुआ। वाटरशेड विकास योजना की परिधि औसतन 500 हेक्टेयर मानी गई है और यह प्रति योजना पर औसतन 20 लाख रुपए परिव्यय का प्रावधान इसमें रखा गया है। समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम की बात करेंगे तो इसमें जो है तत्कालीन सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम और भूमि संसाधन विकास के समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम से संशोधित यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का विशेषता है राज्य स्तर पर बहु विशेषज्ञों सहित समर्पित संस्थानों की स्थापना करना, जैसे कि राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी, जिला स्तर वाटरशेड प्रकोष्ठ सह डाटा, परियोजना स्तर परियोजना व कार्यान्वयन एजेंसी और ग्राम स्तर पर वाटरशेड समिति आदि जो है तैयार करना। परियोजनाओं का चयन और उसके तैयार करने में सामूहिक दृष्टिकोण, परियोजना का औसत आकार लगभग 5000 हेक्टेयर होना चाहिए। इसके बाद इसमें जो है मैदानी क्षेत्रों में लागत मानदंडों को 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 12000 रुपये प्रति हेक्टेयर किया गया है और इसमें दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में 15000 रुपये पर हेक्टेयर किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच जो है 90:10 अनुपात में जो समान वित्त पोषण इसमें पद्धति है। 5 स्थापनाओं के मध्य बजाय इसमें 3 स्थापना यानी कि 20%, 50% और 30% में केंद्रीय सहायता रिलीज की गई है। परियोजना अवधि में लचीलापन अर्थात 4 से 7 वर्ष इसमें रखा गया है। DPR तैयार करने के लिए परियोजना निधियों का निर्धारण करना इसमें 1% है। राज्यों को परियोजनाओं की संस्वीकृति शक्तियों का प्रत्यायोजन करना। वाटरशेड के प्रकार की बात करें तो माइक्रो वाटरशेड जिसमें 50,000 हेक्टेयर से कम में आते हैं, सब वाटरशेड 10,000 से लेकर 50,000 हेक्टेयर के बीच, मिली वाटरशेड 1,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक, माइक्रो वाटरशेड 100 से 1,000 हेक्टेयर और मिनी वाटरशेड 1 से 100 हेक्टेयर के मध्य आते हैं। जलागम विकास निधि योजना, तो ये योजना जो है राज्य में नाबार्ड एवं भारत सरकार के सहयोग से उन जनपदों में चलाई जा रही है जहां सिंचित क्षमता 30% से कम है। समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है 1974 से बृहद एवं माध्यमिक सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सृजित सिंचन क्षमता का विशेष शीघ्र उपयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि क्षेत्र का समन्वित विकास करने के उद्देश्य से प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है। सुखोन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम DPAP की बात करें तो योजना उत्तर प्रदेश में 1974-75 से चलाया जा रहा है। प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 6 मैदानी जनपद 40 विकास खंड चयनित थे। इस योजना की सफलता, उपयोगिता एवं अंतिम परिणामों के निष्कर्षों के आधार पर सूखे से प्रभावित क्षेत्र और अन्य जनपदों की इस योजना को लागू किया गया। भूमि सुधार कार्यक्रम,
भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले भूधारण की 3 पद्धतियां, जिसमें जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी प्रथा प्रचलित थी। अब जमींदारी प्रथा क्या है, तो ये देखो इस प्रणाली में जो है जमींदारी भूमि का स्वामी माना जाता था। ठीक है, जमींदार को जो है भूमि का स्वामी माना जाता था तथा इस प्रणाली के तहत सरकार का सीधा संबंध किसानों से नहीं होता था। जमींदार प्रथा में भूमि को जोतने वाले किसानों की भूमि का स्वामित्व नहीं होता था। इस प्रथा का प्रमुख दोष ये था कि कभी कभी जमींदार उन कृषकों से ज़मीन वापस ले लेते थे जो कम लगान देते थे, और अधिक लगान देने वाले कृषकों को वो भूमि जमींदार द्वारा दे दी जाती थी, जिससे कृषकों में जो है असंतोष की भावना हो जाती थी। जमींदारी प्रथा जो है ये आरंभ इसका किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में सन 1793 में किया था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है जमींदार कृषकों को कृषि करने के लगान पर ज़मीन देते थे। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत लगान हमेशा के लिए नियत कर दिया जाता था, और अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में 20 से 40 वर्ष तक की अवधि के लिए लगान निश्चित किया जाता था। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जो है जमींदार किसानों से वसूले गए रकम का 10% भाग यानी कि 10/11 भाग कंपनी को देते थे एवं शेष 1/11 भाग अपने पास रखते थे। जमींदारी प्रथा का आरंभ जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। जमींदारी बंदोबस्त कितने रूपों में होती थी, तो ये 2 रूप में होती थी, अस्थायी बंदोबस्त और अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और विकास भूमि सुधार अधिनियम जो है 1950 में शामिल किया गया है। ये भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग कितने भूभाग पर लागू होती थी, तो ये 19% भूभाग पर लागू होती थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू थी, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में स्थायी बंदोबस्त लागू थी। ठीक है, इसके बाद दूसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी व्यवस्था। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसके तहत जो है सरकार एक निश्चित धनराशि मालगुजारी के रूप में तय कर दी जाती थी, जिसे देने का उत्तरदायित्व गांव के सभी भूमि वाले स्वामियों को होता था, जिन्हें सहभागी कहते थे, और लाभ का भूमि को महाल कहते थे। ठीक है, गांव का लंबरदार यानी कि मुखिया मालगुजारी एकत्रित करता था, जिसके लिए उसे कमीशन मिलता था। सहभागियों को अपनी इच्छा अनुसार भूमि को प्रयोग में लाने का अधिकार होता था। उसकी भूमि उसके परिवार की निजी संपत्ति मानी जाती थी। अब इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो देख लेते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था को आगरा और अवध में लागू करने के बाद मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू किया गया। ठीक है, मालवाड़ी व्यवस्था कब और किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये हुआ था 1822 ईस्वी में हार्ट मैकेंजी के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। मालवाड़ी व्यवस्था के तहत गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो लंबरदार कहा जाता था। ठीक है, मालवाड़ी व्यवस्था का ब्रिटिश भारत के लगभग कितने भूभाग पर यह लागू था, यह 30% भूभाग पर लागू था। मालवाड़ी व्यवस्था किसके समय में लागू की गई थी, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में लागू की गई थी। मालवाड़ी व्यवस्था विलियम बेंटिंक के समय में कहाँ लागू हुई थी, तो ये आगरा और मध्य प्रांत और पंजाब में जो है लागू किया गया था। मालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का किसका अधिकार होता था, तो भूमि पर जो है ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था। ठीक है, सभी भूधारियों से लगान वसूल कर निर्धारित मालगुजारी को राजकोष में कौन जमा करता था, तो वो गाँव का मुखिया जमा करता था। ठीक है, तीसरी पद्धति रैयतवाड़ी प्रथा। इस प्रणाली में जो है भूमि का स्वामित्व राज्य का होता था, किंतु व्यवहार में प्रत्येक काश्तकार उस भूमि का स्वामी होता था, जब तक कि वो भूमि पर राज्य को नियमित रूप से कर देता रहता था तथा उसे उस भूमि के स्वामित्व से बेदखल नहीं किया जा सकता था। उसे भूमि को काम में लेने, उसे बेचने या हस्तांतरित करने या किसी अन्य प्रकार से उपयोग लाने का अधिकार होता था। ठीक है, अब इससे कुछ पॉइंट बने, तो रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत राज्य को भू राजस्व अदा करने की जिम्मेदारी भूधारियों पर सीधे और व्यक्तिगत रूप से होती थी। पहला रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 1802 ईस्वी में मद्रास में। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ प्रचलित थी, तो खासकर ये बम्बई, मद्रास और असम क्षेत्रों में प्रचलित थी। रैयतवाड़ी प्रथा में सरकार का किसानों के साथ लगान हेतु संबंध क्या था, तो प्रत्यक्ष यानी कि सीधा संबंध था। इसमें कोई बीच में कोई क्या कहते हैं कि सीढ़ी नहीं थी। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत भूमि का मालिक कौन होता था, तो काश्तकार मालिक होता था। गवर्नर जिसने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी, तो उसका नाम था टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण कैसे किया जाता था, तो भू क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में कितने % भूभाग पर लागू था, तो ये 51% भूभाग पर लागू था। इसके बाद अगली व्यवस्था आती है इजारेदारी व्यवस्था। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में 1772 में प्रारंभ किया ये, और यह एक पंचवर्षीय व्यवस्था थी।
और इस जिसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। सन 1777 में पंचवर्षीय ठेके को वार्षिक कर दिया गया। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 में हुई। राज्य में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु भूमि में पर्याप्त सुधार की कमी महसूस की गई, जिस कारण विभिन्न योजनाएं बनाकर इस कमी को पूरा करने की कोशिश की गई। स्वतंत्रता के बाद खेती करने वाले वास्तविक लोगों का शोषण कम हुआ है तथा सामंती ढांचा पूरी तरह से समाप्त हो गया। सरकार द्वारा बेनामी भूमि का पता लगाकर उसे भूमिहीन किसानों में बांटा गया है। 1967 में 23.8 लाख एकड़ बेनामी भूमि जो है भूमिहीन किसानों में बांटी गई। काश्तकारी व्यवस्था से आशय कृषि संबंधों की उस प्रणाली से जिसमें भूमि का मालिक खुद ही खेती नहीं करता था बल्कि जमीन काश्तकारों को पट्टे पर देता था। ठीक है। सर्वप्रथम 1920 में बड़ौदा में, जो कि ये गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे चकबंदी अधिनियम पास किया गया था और पहली योजना प्रारंभ होने के पहले ही उत्तर प्रदेश, पंजाब और तत्कालीन बम्बई राज, हैदराबाद में चकबंदी कानून बनाए जा चुके थे। इस समय लगभग सभी राज्यों में चकबंदी कानून बनाए जा चुके हैं। ठीक है। पूरे देश में, अगर पूरे देश के संदर्भ में अभी कृषि अधीन क्षेत्रफल का केवल 49% जो है चकबंदी के अधीन लाया गया है। अब भूमि सुधार के प्रमुख क्षेत्र और उसके अंतर्गत अगर बात करें प्रयत्नों का विवरण, तो मध्यस्थों की समाप्ति जो है उसमें जमींदारों का उन्मूलन किया गया, जागीरदारी का उन्मूलन किया गया। काश्तकारी विधानों में सुधार किया गया, तो उसमें देखो भू स्वामित्व की सुरक्षा की गई, लगान संबंधी नियम लाया गया और भू स्वामित्व का स्वभाव उसमें बदला गया। इसके बाद जोतों का अधिकतम सीमा का निर्धारण जो है, वर्तमान जोतों का सीमा निर्धारण और भावी जोतों का सीमा निर्धारण 2 टाइप से किया गया। आर्थिक जोत के निर्माण की बात की, उसमें खेती के चकबंदी के दिशा में किए गए और सहकारी खेती प्रयत्न, सहकारी ग्राम प्रबंध आदि सब किए गए। ठीक है। इसके बाद भूमि पुनर्वितरण योजना की बात करेंगे तो भू दाम और ग्राम दान टाइप के कुछ आंदोलन कराए गए। भू सुधार अधिनियमों को संविधान की नवी सूची में सम्मिलित किया गया। भू अभिलेखों का नवीकरण किया गया। भूमि सुधार के प्रमुख कार्यक्रम के प्रमुख अंग की बात करें तो इसमें जो है मध्यस्थों की समाप्ति हुई, काश्तकारी सुधार हुआ, प्रति परिवार भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करके वेशी भूमि और ग्राम समाज की वेशी भूमि को भूमिहीनों से में वितरित करना, जोतों का चकबंदी करना आदि इसमें शामिल था। मध्यस्थों की समाप्ति की बात करेंगे तो भूमि सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत कुछ इलाकों को छोड़कर बिचौलिया काश्तकारी प्रथा समाप्त कर दी गई है। स्वतंत्रता के समय देश का 57% क्षेत्र जमींदारी प्रथा के अधीन था। पहली योजना के अंत में सरकार का यह दावा किया गया था कि कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों को छोड़कर बिचौलियों का पूरी तरह उन्मूलन किया जा चुका है। 1967 में 23.5 लाख एकड़ बेनामी भूमिहीन किसानों में बांटी गई। इसके बाद काश्तकारी सुधार में क्या क्या किया गया, तो सामान्यतः पट्टेदार किसानों के 3 वर्ग थे: स्थायी काश्तकार, इच्छाहीन काश्तकार और उप काश्तकार। स्थायी काश्तकार के पट्टेदारी हक स्थायी थे, परंतु ऐच्छिक काश्तकारों की स्थिति दयनीय थी। काश्तकारी व्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो काश्तकारी व्यवस्था का अर्थ होता है कृषि संबंधों की उस प्रणाली से जिसमें भूमि का मालिक स्वयं खेती नहीं करता बल्कि जमीन काश्तकारों को पट्टे पर देता है। बड़े पैमाने पर पट्टेदारी व्यवस्था किन क्षेत्रों में थी, तो जमींदारी और रैयतवाड़ी क्षेत्रों में थी। नेशनल सैंपल सर्वे 1953-54 ईस्वी में ऐच्छिक काश्तकारी व उप काश्तकारी के अनुमान प्रस्तुत किए गए और इन अनुमानों के अनुसार संपूर्ण भारत में कितने % भूमि जो है पट्टे पर दी गई, तो वो था 25%। ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व कितना लगान लिया जाता था, तो 34 से 75% लिया जाता था। प्रथम और द्वितीय योजना के लगान के लिए क्या सिफारिश की गई, तो लगान सकल उपज का 1/4 अथवा 1/5 से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रति परिवार भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करके वेशी भूमि और ग्राम समाज की वेशी भूमि को भूमिहीनों में वितरित कैसे किया गया, तो उसको देखते हैं उसके बारे में। तो 73.66 लाख एकड़ भूमि में 64.95 लाख एकड़ भूमि को अधिग्रहित किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति से संबंधित 36% लोग थे व 15% अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे। 50 व 60 के दशक में अधिकांश राज्यों को भूमि हदबंदी बनाए गए और इसमें 1972 में केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देश के रूप में संशोधित किया गया। भूमिहीन परिसीमन कानूनों के अंतर्गत सितंबर 2001 में देश में कितनी भूमि अतिरिक्त घोषित की गई, तो 73.66 लाख हेक्टेयर भूमि थी। विभिन्न कानूनों में जो है विभिन्न राज्यों के कानून में एकरूपता लाने के लिए जुलाई 1972 में मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में निर्णय क्या क्या लिया गया, तो पहला निर्णय लिया गया था जोतों की उच्चतम सीमा को असिंचित क्षेत्रों में 54 एकड़ तक, सिंचित क्षेत्रों में और 18 एकड़ तक सीमित कर दिया गया। ठीक है। व्यक्ति को छोड़कर परिवार को इकाई माना गया। उच्चतम सीमा कानूनों से रियायतों और छूटों को कम किया गया। बेनामी हस्तांतरण को रोकने का दृष्टिकोण से पहले कानून को पहले की किसी अवधि से लागू माना जाए, जिससे उस समय के बाद सभी हस्तांतरण गैर कानूनी करार दिए जा सकेंगे। इसके बाद जोतों की चकबंदी कैसे की गई,
तो 1633 लाख एकड़ की भूमि की चकबंदी में से महाराष्ट्र द्वारा 527 लाख एकड़ और उत्तर प्रदेश द्वारा 482 लाख एकड़ भूमि की चकबंदी की गई। चकबंदी क्या होता है? तो चकबंदी वह व्यवस्था जिसमें किसान के गांव के विभिन्न भागों में बिखरे हुए खेतों को एक ही स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है। सबसे पहले चकबंदी अधिनियम कहाँ पास किया गया है? तो ये बड़ौदा, गुजरात के 1920 में बड़ौदा में पास किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होने के पहले किन राज्यों में चकबंदी कानून बनाए जा चुके थे? तो वो था उत्तर प्रदेश और पंजाब, तत्कालीन बम्बई राज और हैदराबाद। ठीक है। और इस समय स्थिति यह है कि यदि किसी गांव के आधे भूमि स्वामी जिनके पास संपूर्ण भूमि गांव की 2/3 कृषि भूमि है और वह सरकार के पास चकबंदी के लिए प्रतिवेदन भेजें तो सरकार चकबंदी अधिकारी नियुक्त करती है। दूसरी योजना के समाप्त होने पर चकबंदी हो सकी थी, तो ये 1,21,00,000 हेक्टेयर भूमि पर चकबंदी हो चुकी थी। तीसरी योजना अवधि में अतिरिक्त भूमि का चकबंदी कार्य पूर्ण हो सका है, तो वह 1,20,00,000 हेक्टेयर भूमि का। ग्राम विकास मंत्रालय की रिपोर्ट वर्ष 2001 और 2002 के अनुसार 30 सितंबर 2001 तक भूमि की चकबंदी कितनी हो चुकी? तो टोटल जो है 1633 लाख एकड़ भूमि की चकबंदी हो चुकी थी। पश्चिम बंगाल, असम में चकबंदी प्रक्रिया को कार्यान्वित नहीं किया गया है। पूरे देश के संदर्भ में अभी कृषि अधीन क्षेत्र का कितने % चकबंदी के अधीन लाया गया? तो 49% लाया गया। सहकारी खेती का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आधार था तथा इसका उपयोग बड़े किसानों द्वारा हथबंदी कानून से अपनी भूमि को बचाने के लिए किया गया। भूमि सुधार देशों के किसानों को काश्त अधिकार सुनिश्चित किया गया और लेकिन यह भारत की सकल परिचालित भूमि के मात्र 4% हिस्से पर लागू किया जा सका। वर्ष 1992 तक 11 मिलियन काश्तकारों के लिए 14.5 मिलियन हेक्टेयर परिचालित भूमि रखा गया। इसी तरह इस दौरान प्रदेश के कुल परिचालित भूमि के मात्र 2% तक ही स्वामित्व पुनर्वितरण किया जा सका। वर्ष 1992 तक 4.5 मिलियन लोगों के बीच 2 मिलियन हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र का। इस प्रकार भूमि का सुधार का लाभ देश की मात्र 6% भूमि तक ही पहुंच सका और इसका सकारात्मक सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी नगण्य था। भूमि सुधारों की विफलता के कारण की बात करें तो सीमाबंदी कानूनों से बचने के लिए जमींदारों ने काफ़ी बड़ी भूमि अपने परिवार के सदस्यों के नाम हस्तांतरित कर दी। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण भूमि सुधार एक सफल कार्यक्रम में परिवर्तित नहीं हो सका। भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं नेतृत्व की कमी के कारण भी भूमि सुधार विफल रहा। स्वतंत्रता पश्चात के भू सुधार की बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा जेसी कुमारप्पन की अध्यक्षता में भूमि सुधार हेतु एक समिति गठित की गई और इस समिति द्वारा भूमि सुधार हेतु व्यापक सुझाव दिए गए। सहकारी कृषि। सहकारी खेती वह कृषि प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के भूमिधर किसान स्वेच्छा से अपनी ज़मीनें एक में मिलाकर संयुक्त रूप से खेती करते हैं। केवल खेती बाड़ी के लिए वह अपनी ज़मीनें एक में मिलाते हैं और वह अपनी ज़मीनों को अलग अलग मालिक बने रहते हैं। सहकारी काश्तकारी खेती जो है के अंतर्गत कुछ लोग जिनकी अपनी ज़मीन होती है मिलकर एक सहकारी समिति का गठन करते हैं। सहकारी समिति ऋण, बीज, खाद आदि सुविधाएं प्रदान करती हैं। जोत से होने वाली उपज का पर किसान का अपना अधिकार होता है। सहकारी सामूहिक खेती के अंतर्गत सदस्यों की भूमि, पशुधन और सामग्रियां साझी होती हैं। प्रबंध का कार्य निर्वाचित परिषदें करती हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को मजदूरी के अलावा अधिशेष उपज में हिस्सा मिलता है। सहकारी बेहतर खेती के अंतर्गत गांव के कुछ या सभी किसान खेती की उन्नत तकनीक का प्रयोग करने के लिए आपस में सहकारिता का निर्माण करते हैं और इस व्यवस्था में प्रत्येक किसान अपनी ज़मीन का इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकता है और ज़मीन उसके नाम ही रहती है। सहकारी संयुक्त खेती की बात करें तो इसके अंतर्गत छोटे छोटे किसान अपनी ज़मीनें एकत्र कर संयुक्त रूप से खेती करते हैं, किंतु प्रत्येक किसान अपनी भूमि का स्वामित्व बना रहता है। सहकारी खेती के लाभ क्या है? तो छोटी एवं दूर दूर बिखरी हुई जोतों की समस्या का अस्थायी हल, व्यक्तिगत तौर से खेती करने पर होने वाले परिव्यय में कमी, सिंचाई के लिए समुचित प्रबंध, भू संरक्षण के लिए कार्यक्रम, खेती के गैर तरीकों में सुधार, बहुफसली खेती करना, माल संग्रह के लिए गोदाम, डेयरी व अन्य कृषि संबंधित उद्योगों आदि का विकास करना, कृषि भूमि में होने वाली वृद्धि के उत्पादन, परिवहन, व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार में अवसर में वृद्धि करना। भारत में सहकारी आंदोलन की बात करें तो 1901 में भारत में एडवर्ड लॉक की अध्यक्षता में सहकारी समितियों के संगठन की संभावना और सफलता पर रिपोर्ट देने के लिए एक समिति स्थापित की गई और इस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1904 में सहकारी साख अधिनियम पास किया गया। यहीं से भारत में सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए सहकारी समिति अधिनियम 1912 पारित किया गया। इसी के तहत सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। 1919 में सहकारिता को केंद्रीय सूची से हटाकर प्रांतीय सूची में रख दिया गया। सहकारी समिति गठित करने के लिए कम से कम 10 लोगों के साथ होना आवश्यक है। अब भारत में कृषि जोतों का आकार की बात कर लेते हैं।
तो देखिए सामांत जोतें जो होती हैं वो 1 हेक्टेयर, सीमांत जोतें जो होती हैं उन्हें 1 हेक्टेयर से कम होती हैं, उन्हें कहा जाता है, इसमें जो है 92.8 मिलियन कृषि जोतें इसमें हैं, ठीक है। लघु जोतें जो होती हैं वो 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में होती हैं, इसमें 24.8 मिलियन हेक्टेयर खेतें आती कृषि जोतें आती हैं। इसके बाद अर्ध मध्यम जोतें जो होती हैं वो 2 से 4 हेक्टेयर के बीच आती हैं, इसमें 13.9 मिलियन जो है कृषि जोतें हैं। मध्यम आकार की जोतों की बात करेंगे तो 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में आती हैं, 5.9 मिलियन इसमें कृषि जोतें हैं। बड़ी जोतें जो होती हैं वो 10 हेक्टेयर से अधिक होती हैं, 0.97 मिलियन है, और सभी जोतें 138 टोटल हैं, 138 मिलियन, ठीक है। अब भूदान और ग्राम आंदोलन। तो भूदान आंदोलन भूमि में सुधार संबंधित एक सामाजिक आंदोलन की गई थी, और इसकी शुरुआत विनोबा भावे द्वारा 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये चीज़। भूमि सुधार कार्यक्रम सर्वाधिक सफल रहा पश्चिम बंगाल व केरल में। भूमि सुधार कार्यक्रम में अहिंसात्मक क्रांति लाने के उद्देश्य से भूदान और ग्रामदान आंदोलन जब चलाया गया तो कौन चलाया? विनोबा भावे ने, ठीक है। विनोबा भावे ने बड़े भूस्वामी वर्गों से अपनी कुछ भूमिहीन लोगों को दान में देने की अपील थी। आगे चलकर 1952 में भूमदान आंदोलन ग्रामदान आंदोलन में बदल गया। पहला ग्रामदान आंदोलन किया जाने वाला गांव जो था वो उत्तर प्रदेश का मैग्रोथ हरिपुर था, ठीक है, और यह आंदोलन काफ़ी हद तक सफल रहा था। उत्तर प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना की शुरुआत 1954 में हुआ। चकबंदी योजना सर्वप्रथम मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील व सुल्तानपुर जिले के मुसाफिरपुर खाना तहसील में शुरुआत किया गया। वर्ष 1958 में चकबंदी योजना संपूर्ण प्रदेश में लागू की गई। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 जो है पारित किया गया। कृषि विविधीकरण परियोजना की बात करते हैं तो विश्व बैंक द्वारा पोषित राज्य कृषि विविधीकरण परियोजना द्वारा राज्य के लगभग 70 जनपदों में चयनित विकास खंडों में आधारभूत सुविधाओं तथा ग्रामीण सड़क, हाट, पशु बल, सब्जी बाजार, कृषकों से सहभागिता से तकनीकी विस्तार, तकनीकी प्रसार आदि द्वारा जो है प्रभावी ढंग से कृषि उत्पादन एवं विपणन को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। कृषि विविधीकरण परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन या रोजगार सृजन के प्रयासों में भी सहायक सिद्ध होगी। राज्य में भूमि एवं जलवायु मांग के अनुसार कृषि में विविधीकरण को प्रोत्साहित कर कृषि क्षेत्र के विकास, गरीबी उन्मूलन व रोजगार सृजन के प्रयासों के द्वारा राज्य शासन को ये सहायता पहुंचाना कृषि विविधीकरण परियोजना का मूल उद्देश्य है, ठीक है। भूमि सुधार अधिनियम की स्थापना हुई 1978 में। राज्य उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 में हुई। राज्य में खाद्यान्न उत्पादन के बढ़ाने के उद्देश्य से पूर्ति हेतु भूमि में पर्याप्त सुधार की कमी महसूस की गई थी, जिस कारण विभिन्न योजनाएं चलाकर इस कमी को पूरा करने की कोशिश की गई। एकीकृत नाशक जीव प्रबंध कार्यक्रम की बात करें तो पर्यावरण में प्रदूषण को रोकने, कृषकों एवं उनके पशुओं को विषैले कीटनाशक रसायनों से बचाने के लिए एकीकृत नाशक जीव प्रबंध GPM कार्यक्रम लागू किया गया। किसानों की समस्या तुरंत निदान करने हेतु जो है फैजाबाद, मोदीपुरम मेरठ, डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय इलाहाबाद में व मंडी परिषद लखनऊ में कृषक हेल्पलाइन को प्रभावी बनाया गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? तो 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से सूरतगढ़ में राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय मृदा सेहत कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाने से राज्यों का सहयोग करना है, और इस योजना का थीम था स्वस्थ धरा खेत हरा, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवा एवं किसान जिनकी आयु 40 वर्ष तक है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना एवं नमूना परीक्षण कर सकते हैं। प्रयोगशाला स्थापित करने में 5 लाख रुपए तक का खर्च आता है, जिसका 75% केंद्र एवं राज्य सरकार वहन करती है, ठीक है। स्वयं सहायता समूह, कृषक सहकारी समितियां, कृषक समूह व कृषक उत्पादन संगठनों के लिए भी यही प्रावधान है। योजना के तहत मृदा की स्थिति का आकलन नियमित रूप से राज्य सरकारों द्वारा हर 2 वर्ष में किया जाता है, ताकि पोषक तत्वों की कमी के पहचान के साथ ही सुधार लागू हो सके। केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के 2 चरण 2015-17, 2017-19 में क्रमशः 10 करोड़ और 11.5 करोड़ कार्ड वितरित किए गए, ठीक है। अब देखते हैं आगे विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्न को। देखिए, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची में है? तो ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो यह राज्य सरकार के ही पास है। भूमि की पैमाइश का कार्य कौन विभाग करता है? तो राजस्व विभाग करता है। भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर इकाई क्या है? तो हेक्टेयर है। भारत में पारस्परिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है जरीब का प्रयोग करते हैं। भारत में स्थानीय शासन का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1687 से माना जाता है। भूमि सुधार कार्यक्रम सर्वाधिक सफल किस राज्य में रहा? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में रहा। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया? 1953 में पारित किया गया।
उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1950 में पारित किया गया। ठीक है। इसके बाद आधुनिक भारत में स्थानीय सुशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। उत्तर भारत के किस राज्य में 1995 राजस्व मंडल विघटित हुआ कर दिया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया। इसके बाद गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो अमीन द्वारा किया जाता है। तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या है? भू राजस्व प्रशासन का संचालन करना। राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है? तो वो है लेखपाल। भारतीय प्रशासन का मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो जिला कलेक्टर को कहते हैं। राज्य और जिले के बीच समन्वयक कौन होता है? तो वो होता है जिलाधीश। ठीक है। कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय जाता है किसको? तो वो वारेन हेस्टिंग्स से, जिन्होंने कलेक्टर के पद का सृजन किया था। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो वो था संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में पहले प्रारंभ किया गया? तो जमींदार उन्मूलन प्रारंभ किया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं कहाँ? जैसे कि चोलों के राजवंश के सशक्त एवं पूर्णतः स्वायत्त स्थानीय संस्थाएं थी, जहाँ पे स्थानीय स्वायत्त स्वशासी संस्थाओं के जो है साक्ष्य प्राप्त मिलते हैं। ठीक है। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो, आज का एक चैप्टर नंबर 7 जिसका हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।